अर्पिता, किरण, शोभा, राधिका और श्रुति सभी हॉल में बैठे हुए हैं और प्रेम के फोन आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रेम हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो डॉक्टर से उसे बताते हैं, आप उन्हें अभी लेकर जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, बस उन्हें टोटल बेड रेस्ट देना होगा। प्रेम डॉक्टर की बात से सहमत हो कमला और बाकी सबके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया है कि हम चाची जी को घर लेकर जा सकते हैं, बस उन्हें बेड रेस्ट करने देना होगा। कमला उससे कहती है, ठीक है, फिर घर पर बाकी सब हैं उसका ध्यान रख लेंगे, तुम एक काम करो, घर पर फोन कर शोभा से शीला के लिए कमरा व्यवस्थित करने को बोल दो। जी ताई जी, प्रेम ने कहा और अपनी माँ शोभा को फोन कर बोला, माँ हम लोग चाची जी को लेकर घर के लिए निकल रहे हैं, आप उनके लिए उचित व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है प्रेम, शोभा जी ने कहा और वो शीला के लिए नीचे ही एक कमरे में ठहरने की व्यवस्था कर देती हैं। शान और स्नेहा दोनों ही दरवाजे से सामान पकड़े अंदर चले आते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान होती है, लेकिन घर के सदस्यों को एक साथ नीचे हॉल में देख उनके चेहरे की मुस्कान की जगह पर गंभीरता आ जाती है। स्नेहा अर्पिता के पास आकर उसे सामान पकड़ा देती है, जिसे लेकर अर्पिता शोभा से कहे अपने कमरे में चली जाती है। सबके चेहरों पर गंभीरता देख शान शोभा के पास आए और बोले, ताई जी क्या बात है, यहाँ सब इकट्ठा है, कुछ हुआ है क्या घर पर? शोभा जी बोली, हाँ वो छोटी सीढ़ियों से गिर गई तो उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है, प्रेम उसे अभी हॉस्पिटल से लेकर आ ही रहा होगा। शोभा की बात सुन शान परेशान हो जाते हैं और वो बेचैनी से इधर से उधर टहलने लगते हैं। किरण, राधिका, स्नेहा तीनों एक साथ ही खड़ी होती हैं। अर्पिता भी चेंज कर नीचे चली आती है और आकर शोभा के पास खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर में प्रेम जी शीला को लेकर घर आ जाते हैं और शान तुरंत ही अपनी माँ के पास जाते हैं। प्रेम जी और शान दोनों ही शीला को उनके लिए तैयार कमरे में लेकर जाते हैं। उनके पीछे ही परिवार के सभी सदस्य पहुंचते हैं। शीला जी को बिस्तर पर लेटाकर शान उनके पास ही बैठ गए और बोले, माँ आप इतना क्यों सोचती हैं, हर बार आप अपना ही नुकसान कर बैठती हैं, क्यों नहीं ध्यान रखती अपना? आपको पता है कितना दुख हो रहा है मुझे, आपको पता है कितना दुख हो रहा है मुझे आपको इस तरह देखकर। शान की बात सुन शीला जी बोली, तुम परेशान मत हो प्रशांत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, किसी के बुरे कदम इतने भी बुरे नहीं हो सकते कि मेरी जान पर बनाए, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, मैं फिर से ठीक ठाक हो अपने पैरों पर चलने लगूंगी, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। शीला जी की बातों का अर्थ अर्पिता और शोभा दोनों बखूबी समझती हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। शोभा बोली, देर हो चुकी है, अभी कुछ रस्में बची हुई हैं, वो निभा ली जाएं, फिर हम सब आगे के कार्यक्रम की चर्चा करते हैं। हाँ शोभा, ये सही रहेगा, कमला ने कहा और वो बाहर चली जाती हैं। शान के पिताजी शीला के पास रुकते हैं और शान, अर्पिता, किरण, परम, श्रुति सभी बाहर आकर बची हुई रस्मों को एंजॉय करने लगते हैं। रस्में खत्म होने के बाद शोभा किरण को श्रुति के साथ भेज खुद स्नेहा और चित्रा के साथ रसोई में चली जाती है। वहीं शान और अर्पिता शीला के पास जाकर बैठते हैं। बच्चों को देखकर शान के पिताजी वहां से चले जाते हैं। परम, प्रेम और राधिका तीनों की तिकड़ी एक बार फिर एक साथ बैठ जाती है और आपस में बातें करने लगते हैं। अर्पिता को अपने पास देख शीला शान से बोली, प्रशांत तुम थक गए होगे, जाओ जाकर रेस्ट कर लो, अर्पिता है ना मेरे पास, तब तुम रेस्ट कर लो। अपनी माँ की बात सुन शान को अटपटा लगता है। वो अर्पिता की ओर देखते हैं जिसके चेहरे पर गंभीरता सज रही है और वो मन ही मन सोचते हैं, कुछ घंटों पहले तक तो माँ अर्पिता को देखना तक पसंद नहीं कर रही थी और अब अपने पास रुकने के लिए बोल रही है, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एकांत में उसे कुछ सुनाना चाहती हो, मैं उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकता। सोचते हुए वो शीला से बोले, माँ अर्पिता है तो क्या हुआ, मैं भी यहीं रहूंगा, मैं अभी नहीं जाने वाला जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपका ध्यान मैं खुद रखूंगा। प्रशांत की बात सुन शीला बोली, मैं कौन सा तुम्हें दूर जाने को कह रही हूँ प्रशांत, मैं कुछ देर आराम करने के लिए कह रही हूँ, वो कर लो जाकर, फिर तुम चले जाना, उसके बाद अर्पिता चली जाएगी। ठीक है माँ, तो पहले अर्पिता जाकर रेस्ट कर ले, मैं तो यहीं बैठूंगा और अब इस बारे में कोई बहस नहीं, शान ने कहा और अर्पिता की ओर देखा। अर्पिता वहां से अपने कमरे में चली जाती है और उसे जाता देख शान ने मन ही मन सोचा, कम से कम चली गई, नहीं तो माँ ना जाने इससे क्या क्या बोलती और ये अबला नारी बन सुनती रहती, ना जाने लड़कियों को शादी के बाद हो क्या जाता है, सबला से अबला बन जाती हैं। मानता हूँ रिश्ते निभाना जरूरी होता है, लेकिन निभाने के भी सुनने के अलावा कई और तरीके होते हैं। झगड़ा करना ना करना अलग बात होती है, लेकिन कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, फिर गलत करने वाला इंसान घर का सदस्य ही क्यों ना हो, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। माँ को अर्पिता के प्रति उनकी भावनाएं बदलने में मुझे ही कुछ करना होगा और इसके लिए एक अच्छे बेटे की छवि से अलग लापरवाही बनना पड़ेगा मुझे, तभी शायद माँ समझेंगी। सोचते हुए शान मुस्कुराए और उठ खड़े हुए और शीला से बोले, माँ मुझे नींद आ रही है, मैं चला सोने, अभी आपको कुछ चाहिए तो नहीं, और अगर चाहिए होगा तो आवाज लगा देना, ठीक है? कहते हुए शान कमरे से निकल जाते हैं और प्रशांत को अचानक से गया देख शीला मन ही मन सोचती है, ना खुद रुका ना ही अर्पिता को रुकने दिया, अभी तो एक पल भी हिलने को तैयार नहीं था और अब देखो बीवी के जाते ही खुद भी निकल लिया। वहीं अर्पिता कमरे से ब्लैंकेट लेकर वापस शीला के पास आती है और शान को ना देख बुदबुदाते हुए कहती है, शायद कोई इंपॉर्टेंट फोन आ गया होगा। वो शीला जी के पास आकर बैठ जाती है और उसे देख शीला जी कहती हैं, तुम वापस आ गई, प्रशांत तुम्हें यहाँ देखेगा तो गुस्सा करेगा। शीला की बात सुन अर्पिता बोली, वो हम देख लेंगे माँ, आप बस आराम से रेस्ट कीजिए, ठीक है? लेकिन तुम यहाँ मेरे पास क्यों बैठी हो, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा मैं बोल दूंगी। ठीक है माँ, कहते हुए अर्पिता वहां से पास ही पड़े लकड़ी के सोफे पर बैठ जाती है। वहीं बैठे हुए ही थके होने के कारण उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है।
और वो उठकर एक नज़र शीला की ओर देखती है जो गहरी नींद में सो रही हैं। ये देख वो वहां से निकल जाती है और स्नान वगैरह कर तैयार होकर नीचे चली आती है। वहां राधु को देख उसे सुप्रभात कहती है और उसकी मदद करते हुए आरती वंदन करती है। आवाज सुनकर किरण भी मंदिर प्रांगण में चली आती है। शान, परम, प्रेम, सुमित, स्नेहा, चित्रा, छाया, श्रुति, शोभा, कमला सभी वहीं आ जाते हैं। आरती पूजन संपन्न कर अर्पिता सभी को आरती देती है और घर में आरती घुमाने लगती है। चलते हुए पैरों में पायलों की रुंझुन सुनते हुए शान धीमी आवाज में कहते हैं, मेरी वो कहीं तो होगी। आज मेरी आंखों के सामने साकार रूप से अपनी पायलों की रुंझुन से मेरे नीरस जीवन को सरस बनाकर मेरे घर को गुलजार कर रही है। जिसे सुन प्रेम कहते हैं, बस यही दुआ है ठाकुर जी से कि तुम्हारे जीवन में खुशियां यूं ही बरकरार रहें। अर्पिता थाली वापस लाकर पूजा घर में रख देती है और उसे देख शोभा कहती है, अर्पिता, किरण, आज कुलदेवी की पूजा है, उनके लिए अपने हाथों से कुछ मीठा बना लेना, बाकी काम हम सब मिलकर कर लेंगे, ठीक है? शोभा की बात सुनकर अर्पिता मुस्कुराई और किरण के साथ रसोई में जाकर अपने काम पर लग जाती है और कुछ ही देर में मीठा बना लेती है। शोभा जी और स्नेहा भी वहीं आ जाते हैं तो वो उनकी मदद करने लगती हैं। शोभा जी उसे बताती हैं, आज खाना कुलदेवी की पूजा के बाद ही सबको मिलेगा, इसलिए चाय वगैरह भी नहीं बनेगी। ये सुन अर्पिता विनम्रता से बोली, ताई जी, हम सभी व्रत रख लेंगे, लेकिन माँ, उन्हें तो भूख लगेगी, तो हम बस उनके लिए ही 1 कप चाय बनाना चाहते हैं। ठीक है अर्पिता, शोभा जी ने कहा तो अर्पिता मुस्कुराते हुए चाय बनाकर शीला के पास ले जाती है और वहीं टेबल पर रख स्पून से उन्हें पिलाने लगती हैं। शीला जी ने नजरें फेर कर मना किया तो अर्पिता बोली, माँ, आपका गुस्सा एक और आपकी सेहत एक और। एक बार ठीक हो जाइए फिर खूब गुस्सा करना, तब तक गुस्से को इकट्ठा कर एक पोटली बनाकर रख लो, ताकि जिस दिन आप ठीक हो जाओ उसे खोल खोल कर हमारे ऊपर सब निकाल देना। अर्पिता की बातें सुन शीला बोली, प्रशांत कहाँ है? वो नहीं आया अब तक? क्यों? कल रात से नहीं आया है मेरे पास। वो थक कर गहरी नींद में सो गए होंगे, अभी सुबह तो नहा धोकर बाहर ही थे, हम अभी बुलाते हैं। आप बस खुश रहिए, तभी तो आप जल्दी ठीक हो पाएंगी। अर्पिता की बात सुन शीला बड़बड़ाई, तुम्हारे सामने होने पर भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? अर्पिता सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, माँ, खुश रहने के लिए किसी के सामने होने ना होने से क्या लेना देना, खुश तो हम स्वयं से होते हैं, किसी दूसरे से थोड़े ही। खैर, अब हम जाते हैं, ठीक है? कहते हुए अर्पिता बाहर चली आती है और शान को ढूंढने लगती है। शान, जो इस समय सबसे अलग छत पर झूले पर बैठे हुए हैं, मजे से हेडफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं। अर्पिता नीचे चारों ओर देखती है और जब शान नहीं दिखते हैं तो अपना फोन निकालकर शान को एक मैसेज, कहाँ है आप शान, लिखकर भेज देती है और बेचैनी से शान के जवाब का इंतजार करने लगती है। वहीं शान का फोन साइलेंट मोड पर होने के कारण अर्पिता के मैसेज का पता ही नहीं चलता और वो मस्त मग्न होकर गाना सुनते रहते हैं। श्रुति, जो किरण के पास से ही हॉल में आ रही है, अर्पिता को बेचैन देख उसके पास आई और पूछते हुए बोली, क्या बात है अर्पिता, तुम कुछ परेशान दिख रही हो? आवाज सुन अर्पिता ने श्रुति की ओर देखा और बोली, हम परेशान नहीं है श्रुति, बस हम शान को ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता है वो कहाँ है? अर्पिता की बात सुन श्रुति हैरानी से बोली, कौन शान अर्पिता? अब ये शान कौन है? श्रुति की बात सुन अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, शान मतलब तुम्हारे भाई, उन्हें ढूंढ रहे हैं, कहीं देखी हो तुम उन्हें? अर्पिता की बात सुन श्रुति शरारत से बोली, अरे ओ कृष्ण की राधा, अगर कृष्ण को ढूंढना है तो जाकर कुंज गलियों में ढूंढो, यहाँ घर में तुम्हें तुम्हारे शाम न मिलने वाले। तुम्हारे शाम तो बैठे होंगे संगीत की धुन में मगन हो, किसी कुंज लताओं में आनंद ले रहे होंगे, वहीं जाकर ढूंढो। कहते हुए श्रुति आगे बढ़ जाती है और उसकी बातें सुन अर्पिता खुद से बड़बड़ाती है, ये लड़की भी गोल गोल बातें करना सीख गई है। अब यहाँ कुंज गली तो बगीचा ही हो सकता है, जो कि एक नीचे है और एक छत पर है। नीचे के दरवाजे इतनी जल्दी खोले नहीं है, इसका मतलब छत पर ही होंगे, अब वहीं जाना होगा हमें। कहते हुए अर्पिता छत की ओर बढ़ जाती है और वहीं गाने सुनते हुए शान को अर्पिता के इत्र की खुशबू महसूस होती है और वो गाना बंद कर मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर वैसे ही सर रख बैठ जाते हैं। गाना बंद होते ही उन्हें पायलों की आवाज भी सुनाई देती है, जिसे सुन वो मन ही मन कहते हैं, तुम्हारे आने की चुगली ये पहले ही कर देती है मेरी पगली। इतने में अर्पिता ऊपर आ जाती है और शान को आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए देख कहती है, अभिनय हो गया हो तो अब ये बताओ शान कि इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या किया जा रहा है? उसकी बात सुन शान ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो वहीं बैठे हुए अर्पिता के कुछ बोलने का इंतजार करने लगते हैं। ये देख अर्पिता कुछ सोचकर वापस मुड़ती है और दरवाजे की ओर जाने लगती है। उसके जाने की आहट सुन शान आंखें खोल उठते हैं और तुरंत उसके आगे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। और शान की यह हरकत देख अर्पिता मुस्कुराते हुए बोली, लो आ गए आप लाइन पर शान? प्रशांत बोले, हाँ आना ही पड़ा, नहीं तो तुम नीचे चली जाती, जिससे मैं तुम्हारे साथ के 2 मिनट चुरा नहीं पाता। अच्छा जी, ये बात है। हाँ जी, यही बात है, शान ने अर्पिता की आंखों में देखते हुए कहा। और शान को यूं इतने पास देख अर्पिता की धड़कनें पहले से ही तेज हो जाती हैं और उसे शीला माँ का लिया हुआ वचन याद आ जाता है और वो शान से कहती है, ठीक है, लेकिन वक्त चुराने का अभी सही समय नहीं है, आप नीचे चलिए, माँ याद कर रही हैं आपको, वो मिलना चाहती हैं आपसे। ठीक है, तुम चलो अप्पू, मैं आता हूँ, शान ने कहा तो अर्पिता नीचे चली जाती है और वहीं शान कुछ सोचते हुए नीचे आते हैं और शीला जी के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। शान को देख शीला जी बेहद खुश होती हैं और उन्हें अपने सामने आने को कहती हैं। शान शीला जी के पास तो जाते हैं,
लेकिन कुछ दूरी रख खड़े हो जाते हैं। ये देख शीला जी बोली, क्या हुआ प्रशांत, तुम वहां क्यों खड़े हो गए? यहाँ आगे आओ मेरे पास। शान कुछ नहीं कहते, बस वहीं खड़े रहते हैं। वहीं अर्पिता बाहर सबके साथ ही होती है। प्रशांत शीला जी से बोले, माँ अभी नहीं, मैं बाद में फुर्सत से आपके पास आकर बैठता हूँ, वो क्या है ना, बहुत काम पड़ा हुआ है। ठीक है, कहकर शान बाहर चले आते हैं। शोभा जी शान को देख उसे आवाज दे अपने पास बुलाती हैं। शोभा जी, प्रशांत छोटी तो साथ नहीं चल सकती तो कोई बात नहीं, पूजा हम लोग मिलकर कर लेते हैं। घर पर जीजी हैं, वो छोटी के पास रहेंगी। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सो तुम, परम, अर्पिता, किरण और सुमित चारों एक गाड़ी में निकलो। मैं, राधु, प्रेम और स्नेहा ये दूसरी गाड़ी में आते हैं, ठीक है? जी ताई जी, शान बोले और बाहर गाड़ी निकालने चले जाते हैं। किरण भी लाल रंग की हल्के प्रिंट वाली साड़ी पहनकर तैयार हो चुकी है। अर्पिता और किरण दोनों साथ ही साथ बाहर निकलती हैं। परम, शान और सुमित तीनों बाहर ही होते हैं। दोनों जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। परम शान के पास आकर बोले, भाई आप बड़े हो ना, तो गाड़ी आप ड्राइव करो, मैं तो आराम से बैठ कर जाऊंगा। कहते हुए वो तुरंत पीछे बढ़ते हैं और सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। उसकी ये हरकत देख शान बोले, छोटे तेरी हरकतें नहीं सुधरेंगी। ये सुन परम हंसते हुए बोला, ना भाई, छोटे जो ठहरा। शान, उसी का फायदा उठाकर बच जाते हो हर बार। अच्छा चलो बैठो, शान ने कहा और गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं। सुमित खिड़की की ओर सर रख आंखें बंद कर लेते हैं तो शान गाड़ी का मिरर अर्पिता की ओर सेट कर लेते हैं, जिसे देख अर्पिता मंद मंद मुस्कुराने लगती है। अर्पिता चोरी चुपके शान की ओर देखने लगती है और वहीं शान भी साथ ही साथ गुनगुनाते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में एक नजर अपनी नई नवेली पत्नी पर भी डाल ही लेते हैं। वहीं परम किरण के पास जाकर धीरे से उससे कहते हैं, तुमने कभी लव बर्ड्स देखे हैं? किरण, नहीं तो? ठीक है, फिर देखो, आज तुम्हें एक नहीं 3-3 लव बर्ड से मिलवाता हूँ, एक को तो तुम यहीं देख लो गाड़ी में ही। परम ने प्रशांत और अर्पिता की ओर देखकर कहा और किरण बड़बड़ाते हुए कहती है, सो तो है, आखिर इनकी बीरबल की खिचड़ी पक ही गई। कुछ कहा तुमने किरण? परम ने पूछा तो किरण बोली, यही कि बाकी के 2 कहाँ हैं? अच्छा वो मंदिर पहुंचने पर बताऊंगा, सो इंतजार करो तब तक। ठीक है, करती हूँ, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी कहाँ? किरण ने उदास लहजे में कहा, जिसे सुन परम मुस्कुराते हुए बोला, इसका भी अपना ही अंदाज है किरण। कुछ समय गुजरने के बाद शान कुलदेवी के पास पहुंच गाड़ी रोक देते हैं। शोभा, राधु, प्रेम, स्नेहा भी पहुंच जाते हैं। सभी गाड़ी से उतरकर धीरे धीरे मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, जहां शोभा जी अपने परिवार के रिवाज अनुसार पूजन कार्य संपन्न करती हैं और दोनों नवविवाहित जोड़ों को देवी के आशीष दिलाती हैं। कुछ समय सभी वहीं परिसर में ही बैठते हैं। प्रेम राधु के पास ही होते हैं और शोभा से पूछकर उसे कुछ हल्का खाने और पीने को देते हैं। उन दोनों को ऐसे देख परम किरण से कहता है, तो अब तुम मिलो हमारे परिवार के दूसरे लव बर्ड से, जिनके बारे में मैंने सिर्फ फोन पर बताया था। प्रेम भाई और राधु भाभी, हमारे परिवार का सबसे स्वीट कपल। अब इनके बारे में जानने के लिए तो इनकी डायरी पढ़ो, अधूरा इश्क, जिसके बारे में सबको पता है, यहाँ तक कि इनके दादाजी को भी। परम की बात सुन किरण हैरान होते हुए कहती है, क्या सच में दादाजी को भी? जी, इनकी कहानी को मुकम्मल कराने के लिए हम सबने बहुत पापड़ बेले हैं, तुम्हें सब फुर्सत में बताऊंगा। वो जो देख रही हो ना स्नेहा भाभी को, वो घर की सबसे बड़ी बहू और राधु भाभी की कजन बहन है। ये है हमारे परिवार के तीसरे लव बर्ड्स। इनकी शादी हमारी तरह अरेंज मैरिज हुई, लेकिन लव बर्ड्स भी हैं ये। इनसे तो मैं शादी में मिली हूँ परम जी, किरण ने कहा। इतने में शोभा जी के कहने पर सभी हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और फिर वापस घर के लिए निकल जाते हैं। इस बार गाड़ी सुमित ड्राइव करते हैं और शान आगे सुमित के पास ही बैठते हैं। घर पहुंचने के बाद शान, अर्पिता और किरण और परम दोनों जोड़े सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। ये देख शोभा जी बोली, यहाँ तो सबका आशीष मिल गया है सबको, लेकिन अभी इस घर की एक सदस्य और बाकी है, वो है शीला। तो चारों जाओ, उनका भी आशीष ले लो, उसके बाद अपने नए जीवन की शुरुआत करना। जी, चारों ने कहा और शीला जी के कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। कमरे में पहुंचकर शान परम से कहते हैं, छोटे पहले तुम दोनों चरण स्पर्श कर लो, हमें यहीं कुछ देर रुकना है। जी भाई, परम ने कहा और आगे बढ़कर दोनों ने शीला जी के पैर छुए और उनका आशीष ले वहां से चले आते हैं। उनके जाने के बाद शान और अर्पिता आगे बढ़ते हैं, लेकिन शान 2 कदम बढ़ वहीं रुक जाते हैं। ये देख अर्पिता शान की ओर सवालिया नजरों से देखती है तो शान बोले, नहीं अपू, माँ का आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा तो चरण स्पर्श करने से क्या फायदा, उनके लिए तो तुम उनकी कोई हो ही नहीं। शान के कहे शब्द अर्पिता के साथ साथ शीला जी को भी चकित कर देते हैं और अर्पिता हैरान हो बोली, आप ये क्या कह रहे हैं शान, वो आशीष दें या ना दें ये उनकी मर्जी है, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए ना, माँ है वो आपकी। शान ने मुंह घुमाकर नजरें फेरते हुए कहा, माँ है अर्पिता, लेकिन तुम भी मेरी पत्नी हो, जहां तुम्हारा तिरस्कार हो, अपमान हो, मैं वहां नहीं झुक सकता, फिर चाहे वो माँ ही क्यों ना हो। मैं जा रहा हूँ, सॉरी अपू, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। कहते हुए शान वहां से चले आते हैं। वहीं अर्पिता कभी शान को तो कभी शीला जी को देखने लगती है। शीला शान के ऐसे व्यवहार से दुखी होती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्पिता उनके पास जाकर कहती है, हम अभी उन्हें बुलाकर लाते हैं, आप प्लीज रोइए मत। कहते हुए अर्पिता बिना शीला का जवाब सुने वहां से शान के पास चली जाती है, जो वहीं कमरे के बाहर ही खड़े होकर किसी को कॉल लगा रहे हैं। अर्पिता शान के पास जाती है और उनका हाथ पकड़ खींचकर वापस शीला के कमरे में ले जाती है और दरवाजा बंद कर उनका फोन उनके हाथ से छीन लेती है।